एक तो ये बात सही है कि जो शिवसेना हुआ करती थी वो शिवसेना अब तो नहीं है। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, जिसको लीड कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उनके पास है। और जो राष्ट्रवादी हुआ करती थी, अभी उसका फैसला होना बाकी है कि कितने और कौन किसके साथ है। लेकिन अजीत पवार जी एक मजबूत नेता राष्ट्रवादी पार्टी और महाराष्ट्र के हैं। कई सालों का उनका अनुभव रहा है मंत्री के रूप में, एक बार सांसद के रूप में भी वो चुने गए थे। तो एक सशक्त मजबूत नेता, और जो उद्धव जी ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे शुरू से एक मजबूत सशक्त नेता, जिसके साथ 40 विधायक एक साथ जाना, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो शिवसेना और राष्ट्रवादी के कुछ लोग रह गए हैं आदरणीय शरद पवार जी के साथ। हालांकि शरद पवार साहब बहुत बड़े लीडर हैं देश के, बट आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं, कोई एक आधा सीट कभी इधर उधर हो जाए, मैं कह नहीं सकता, और ज्योतिषी भी नहीं हूं। अनुमान गलत हो सकता, अनुभव गलत होता नहीं। मेरे अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना जो जिसको एकनाथ शिंदे जी लीड कर रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, और दूसरे उप मुख्यमंत्री सम्मानीय अजीत पवार जी जिस राष्ट्रवादी को लीड कर रहे हैं, उनके साथ सम्मानीय विधायक बाकी सब लोग हैं। वो फैसला बाद में आएगा, लेकिन मजबूत नेता साथ में हैं। इस आधार पर और लोगों को इस देश का नेतृत्व किसके हाथ होना चाहिए। 2 दिन पहले भारत की एक प्रतिमा, हमारे देश की एक प्रतिमा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसे वैज्ञानिकों के जरिए चंद्रयान 3 की ऊंचाई मिली इस देश को, ऐसे G20 के जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में जो देश की प्रतिमा बढ़ी है कि विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देशों, एक रसिया के राष्ट्रपति जी को छोड़ दें क्योंकि उनके यहाँ कुछ मसले अलग थे, बाकी सब लोग आए और आकर के राजघाट पे नंगे पैर जाके बापू को नमन किए। इससे बड़ा हिंदुस्तान का गौरव क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब ये 17 तारीख को उनका जन्मदिन है, लोग कह रहे हैं जन्मदिन मनाए, उनका सेवा दिवस, सेवा सप्ताह, तो सेवा सप्ताह के रूप मनाया जा रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को परम पूज्य महात्मा गांधी और परम पूज्य लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, तो सेवा सप्ताह चलेगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं, लेकिन जो एक मैंने कहा कि अनुभव की बात है, तो मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, यानी एकनाथ शिंदे जी की लीड करने वाली पार्टी शिवसेना और अजीत पवार जी के लीड करने वाली पार्टी राष्ट्रवादी, ये सब साथ में हैं। इसलिए महाराष्ट्र में बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने भारतीय जनता पार्टी जाएगी लोकसभा में। सर, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में जो तीनों पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर ही माथापच्ची होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी 23 सीटें जीती थी, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। शिवसेना जब उस समय जो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे साथ में थे 18 सीटें जीती थी, तो और वो अपनी अपनी सीटें जो हैं जो जीती थी वो सब लेने का दावा कर रही हैं। तो अगर दोनों, आप बीजेपी 23 सीटों पर लड़ेगी या शिवसेना 18 पर लड़ेगी, तो क्या अजीत पवार के कोटे में सिर्फ 7 सीटें जाएंगी या फिर किस तरह से इसका बंटवारा होगा? वो निर्णय तो जो हमारी उच्च स्तरीय मतलब शीर्ष नेतृत्व कर लेगा। मुझे जो जानकारी है कि चाहे अजीत पवार साहब हो चाहे एकनाथ शिंदे साहब हो, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब साथ में काम करने का तय किया, उन लोगों ने कभी ये इश्यू रखा नहीं कि मेरा कितना होगा अगला वर्ग, नहीं। ये सब मिलजुल करके सीटों का मतलब बंटवारा करो, एक साथ लड़ेंगे। तो कहीं ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि कभी सीटों को बंटवारे को लेकर के कहीं असहमति होगी, ऐसा नहीं होगा। पूरी सहमति के साथ
ये लोग आगे जाएंगे। लेकिन शिंदे गुट के नेता जो हैं वो दावा कर रहे हैं, मैं नाम लूंगा, मुंबई से सांसद हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 18 सीटें शिवसेना जीती थी और शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे गुट की वो उससे ज्यादा सीटों पर ही लड़ेगी। नहीं, ठीक है, हर पार्टी के लोग जो हैं अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहिए। उस पार्टी में पार्टी विलय नहीं किया है तो पार्टी को बढ़ाने जाने के लिए सभी लीडर सभी अपनी बात करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जो फैसला होगा वो सर्वसम्मति से और सहमति से होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सीटों को बंटवारे को लेकर के कहीं से भी मनमुटाव शब्द ही नहीं आएगा। बीजेपी के साथ एक और पार्टी है महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास आठवले जी की। फिलहाल मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर महाराष्ट्र में एक प्रश्न चिन्ह निर्माण है जो अभी भी कायम है, लेकिन उसी में रामदास आठवले ने भी बीच में एक मांग की कि उनके भी 1 से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। नहीं, रामदास आठवले जी बहुत सीनियर लीडर हैं, एक मतलब एक समाज का पूरी तरह से नेतृत्व करते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की पूरी साथ लेके चलते हैं। उनकी अपने कार्यकर्ताओं की मांग है तो मांग उनकी है, उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ये तय कर लेगा, लेकिन रामदास आठवले जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, सिर्फ वो नहीं पूरे महाराष्ट्र की एक पुरोगामी विचार, एक मतलब यहाँ के विचार एक विकास को लेकर चलता है। पूरी अम्बेडकरी जनता जो है वो पूरा बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव कभी भी आ सकते हैं। विधानसभा में बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से तैयारी के साथ बीजेपी आगे जाएगी, क्योंकि अब बीजेपी के जो 105 विधायक थे, लेकिन अब सीटें ज्यादा डिवाइड होंगी क्योंकि अजीत पवार भी आपके साथ हैं, एकनाथ शिंदे भी आपके साथ हैं, ऊपर से जो विपक्ष है वो सब एक साथ आ गया है। तो क्या विधानसभा की लड़ाई मुश्किल लग रही है आपको? कोई मुश्किल नहीं लगती। ये कहावत है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से लेकर 303 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, कई राज्यों में सरकार है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कोई नई स्ट्रेटजी प्लान करने की जरूरत नहीं है। 3 साथ में हैं, रामदास आठवले जी उसमें चौथे साथ में हैं। ये सब मिलकर के महाराष्ट्र में अगली बार जो है वो भी मैं कहता हूँ कि इतिहास एक अलग बनेगा। ये तीनों पार्टी मिलकर के जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो महाराष्ट्र में एक समय हुआ करता था कि 288 में से 200 के ऊपर सीटें पाते थे जो सत्ता में होते थे। ये तो बीच में आ गया कि गठबंधन में कभी किसके 100, कभी किसके 120, कभी 125, कभी 60-70 ऐसे मिलकर सरकारें चलती रही। लेकिन आने वाले 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ ये हमारी भाजपा, शिवसेना जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, राष्ट्रवादी जिसका नेतृत्व अजीत पवार साहब कर रहे हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिसका नेतृत्व रामदास आठवले साहब कर रहे हैं, ये सब मिलकर के एक इतिहास कायम करेंगे और पूर्ण 2/3 बहुमत से ज्यादा मतलब सीटें हासिल करेंगे ये 2024 में। एक आखिरी सवाल सर, आने वाले चुनाव में एक इंडिया अलायंस, पूरा देश का विपक्ष है वो एकजुट हो गया है और बीजेपी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? अभी तो सबसे पहले दुर्भाग्य की बात है कि जो अलायंस बना है, अलायंस में एक पार्टी सनातन धर्म के बारे में जो वक्तव्य दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर या दूसरे जो अलायंस के लोग हैं उससे सहमत हैं? देश में हमारे सनातन धर्म, इस देश का धर्म के ऊपर अगर कोई ढंग की बात करता है, जिस पार्टी का नाम डीएमके, उसका नाम डीएमके नहीं है, डेंगू मलेरिया कड़गम है डीएमके। तो जो डेंगू मलेरिया से ग्रसित है और क्या बात करेगा? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के को देश गंभीरता से लेना चाहिए। इस देश के ढांचे को, इस देश के सनातन धर्म को अगर कोई व्यक्ति राजनीति में इस बात करता है तो उसको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में और धर्म के मानने वाले लोग हैं, दूसरे धर्म की अपनी तुम्हारा जो भी धर्म पूजा करो ना, जब तुमको पता नहीं सनातन धर्म क्या है, तुम्हारे बाप को पता नहीं है, पता कर लेते। इस ढंग का वक्तव्य देना मुझे लगता है कि ये सबक तो सिखाएगी, ये देश की जनता बहुतों को सबक सिखाई है, सबक सिखाएगी और तमिलनाडु के लोग ही सिखाएंगे। फिर भी मेरा आग्रह है कि इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय इसकी दखल दे और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई की सूचना दे। बिल्कुल। तो आने वाले चुनाव में बीजेपी
का झंडा तो लहराएगा ही, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इंडिया अलायंस और डीएमके पार्टी को खासतौर पर जनता सबक सिखाएगी, ऐसा दावा कृपाशंकर जी ने किया है। कैमरामैन वैभव कनगुटकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, चुनाव तक, मुंबई।